हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम आज हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ रहे थे डिमांड का टॉपिक उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। हम इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के बारे में बहुत सारा चीज पढ़े। आज हम उसी टॉपिक को आगे लेकर जाएंगे और हम आज डिमांड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, डिमांड शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे और डिमांड कर्व के बारे में पढ़ेंगे। तो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ाई शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, जरूर से डाउनलोड कर लेना। अभी नए नए बीकॉम में आए हो, अभी तुम्हारा सेमेस्टर 1 चल रहा है। हम पूरा ऑल सेमेस्टर स्टार्टिंग से लेकर सेमेस्टर 6 तक का सब कुछ तुम्हें प्रोवाइड करेंगे और ओडिशा के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम स्पेसिफिकली पढ़ाते हैं। लेकिन अगर तुम ओडिशा से बाहर से भी हो तो तुम पूरे सीरीज को फॉलो कर सकते हो क्योंकि 99% सिलेबस हर तरफ सेम होता है। ओडिशा के अंदर तो 100% हर एक यूनिवर्सिटी में पूरा सेम है, तुम डायरेक्टली आंख बंद करके फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट। बाकी सब्जेक्ट भी सेमेस्टर 1 का ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तुम्हें मोबाइल एप्लीकेशन पर बहुत सारा चीज मिलेगा, एडिशनल कंटेंट। यूट्यूब पर तुम्हें सारा पूरा वीडियो का सीरीज पूरा मिलेगा। तो अगर तुम्हें सिर्फ वीडियो से पढ़ना है तो बस पढ़ाई करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ और कोई भी टेंशन लेने वाला बात नहीं है। आ जाओ डिमांड फंक्शन। ये डिमांड फंक्शन क्या होता है? हम डिमांड के बारे में पढ़े, अब बात करते हैं डिमांड फंक्शन के बारे में। हम फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़े। इंडिविजुअल डिमांड के केस में 5 पॉइंट्स और मार्केट डिमांड के केस में 8 पॉइंट, पिछला 5 प्लस नया 3, टोटल हम सारा पॉइंट्स पढ़े। अब बात करते हैं डिमांड फंक्शन के बारे में। डिमांड फंक्शन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और दूसरा होता है मार्केट डिमांड फंक्शन। अब ये इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन का। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन का मतलब होता है जो फैक्टर्स, 5 फैक्टर्स हम पढ़े थे, जो 5 फैक्टर्स, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, ये पांचों पॉइंट्स का शॉर्ट फॉर्म यहां पर लिखा गया। ध्यान से देखो, ये पहला पॉइंट है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये है प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, ये है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये है टेस्ट एंड प्रेफरेंस और ये है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। तो ये पांचों पॉइंट्स को हम एक फंक्शनल रिलेशनशिप में डिफाइन करेंगे। जैसे बचपन में पढ़ते थे ना, y इक्वल्स टू 2x, पढ़ते थे बचपन में, ये इस प्रकार का मैथ्स में छोटा छोटा इक्वेशन। इसमें क्या होता था? इसमें x इज अ फंक्शन ऑफ y, x क्या होता था? फंक्शन होता था, सॉरी y फंक्शन है x का। उसी तरीके से डिमांड फंक्शन किस चीज का है? ये पांचों फैक्टर्स का है। हम पढ़ते थे fx इक्वल्स टू y, पढ़ते थे हम लोग, ये fx इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ये क्या था? ये x और y का फंक्शन था। x और y एक दूसरे से रिलेटेड थे। वैसे ही डिमांड किससे रिलेटेड है? पांचों कंपोनेंट से रिलेटेड है। डिमांड पांचों कंपोनेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये पांचों फैक्टर्स को मिलाकर बना है। जो 5 फैक्टर्स हम डिमांड का पढ़े थे, उन पांचों फैक्टर्स को लेकर ये डिमांड फंक्शन बनता है। तो डिमांड फंक्शन कुछ भी नहीं है, डिमांड का और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के बीच का रिलेशनशिप है। तो डिमांड फंक्शन क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। देखो, individual demand function refers to functional relationship between individual demand and factors affecting individual demand। फॉर्मूला आएगा तो फॉर्मूला में हम क्या लिखेंगे? dx डिमांड ऑफ द कमोडिटी x इक्वल्स टू प्राइस ऑफ द x। देखो 5 कंपोनेंट्स हैं, डिमांड ऑफ x इक्वल्स टू प्राइस ऑफ x, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। तो पांचों पॉइंट्स को हम इस प्रकार से लिख देंगे। वही सेम मार्केट डिमांड के साथ है। मार्केट डिमांड का अगर क्वेश्चन आता है तो मार्केट डिमांड कुछ भी नहीं, मार्केट डिमांड फंक्शन रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। यहां पर 8 पॉइंट्स आ जाएंगे। ये 5 पॉइंट्स जो थे ये हमारे इंडिविजुअल वाले हैं, प्लस ये जो 3 हैं ये हमारे मार्केट वाले हैं। टोटल कितने हो गए? 8 पॉइंट। तो मार्केट डिमांड का क्वेश्चन आता है तो हम 8 पॉइंट को लिखते हैं। ये 5 तो हमारा इंडिविजुअल वाला कॉमन है। ये हो गया हमारा पॉपुलेशन, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और ये हो गया हमारा सीजन एंड वेदर। सीजन एंड वेदर, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और ये हो गया हमारा
पॉपुलेशन, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो ये जो 8 पॉइंट हम पढ़े थे, 8 के फंक्शनल रिलेशनशिप को हम डिफाइन करेंगे मार्केट डिमांड फंक्शन से। क्लियर है बात? इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड फंक्शन कुछ भी नहीं, मैक्सिमम 1 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आएगा तो इसी को लिखकर आ जाना, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, आ जाओ अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, डिमांड शेड्यूल। डिमांड फंक्शन के बाद आते हैं, बात करते हैं डिमांड शेड्यूल के बारे में। शेड्यूल का मतलब होता है टेबल, एक टेबल, इस टेबल को बोलते हैं शेड्यूल। ठीक है, तो शेड्यूल क्या है टॉपिक? डिमांड शेड्यूल इज टेबुलर स्टेटमेंट, ये एक टेबुलर स्टेटमेंट होता है, showing various quantities of a commodity being demanded at various level of price during a given period of time। सर समझ में नहीं आया, आओ मैं समझाता हूं, एक टेबल दिखाता हूं पहले। देखो ये टेबल को ध्यान से देखो, इस टेबल में क्या दिखाई दे रहा है? सर इस टेबल में हमें पहले कॉलम में तो प्राइस दिखाई दे रहा है, दूसरे कॉलम में क्वांटिटी डिमांड ऑफ कॉमोडिटी एक्स दिखाई दे रहा है। मतलब जब 5 रुपए होगा डिमांड होगा 1 यूनिट, जब 4 रुपए होगा डिमांड होगा 2 यूनिट, जब 3 रुपए होगा डिमांड होगा 3 यूनिट, जब 2 रुपए होगा डिमांड होगा 4 यूनिट, और जब 1 रुपए होगा डिमांड होगा 5 यूनिट। मतलब जैसे जैसे प्राइस कम होता जाएगा वैसे वैसे हमारा डिमांड इंक्रीज होता जाएगा। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये जो डेटा है, इसको एक टेबल में रिप्रेजेंट किया गया है, और इसी टेबल को हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब होता है टेबल, और जब टेबल में हम प्राइस और क्वांटिटी को लिख देते हैं तो ये बन जाता है हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। बात समझ में आया? तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एक टेबल है जो प्राइस और क्वांटिटी को शो करता है, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द कॉमोडिटी को शो करता है, उस टेबल को हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। क्लियर है बात? तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट, एक टेबुलर स्टेटमेंट है जो प्राइस और क्वांटिटी ऑफ द कॉमोडिटी को शो करता है। तो आ जाओ डेफिनेशन में, देखो डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट showing various quantity of a commodity being demanded at various level of price during a given period of time. A demand schedule can be determined both for individual buyers and for the entire market. इंडिविजुअल बायर के लिए भी हो सकता है या मार्केट के लिए भी हो सकता है। जो इंडिविजुअल बायर के लिए होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और जो सभी के लिए होगा उसको हम बोलेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो आ जाओ डेफिनेशन देखो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का डेफिनेशन क्या बोलता है हमें? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी that a consumer is willing to buy at various level of price during a given period of time। बेसिकली इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो है वो कुछ भी नहीं, एक शेड्यूल है। शेड्यूल का मतलब एक टेबल है, और उस टेबल में क्या शो करता है? उस टेबल में एक इंसान कितना क्वांटिटी खरीदेगा किस प्राइस पर, वो हमें शो करता है। तो बेसिक सा बात है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, ये टेबल तो समझ में आ गया। बात करते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल के बारे में। हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल पढ़ लिए, अब बात करेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल के बारे में। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है? वही जिस टेबल में, शेड्यूल का मतलब टेबल, और जिस टेबल में मार्केट डिमांड के बारे में बताया जाता है उसे हम बोलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब ये मार्केट डिमांड क्या होता है? सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड। मान लो एक मार्केट में 4 लोग हैं, सिर्फ 4 ही लोग हैं, मिस्टर ए, बी, सी एंड डी। अगर मैं ए के डिमांड का टेबल बनाऊं तो वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो गया। मैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों को टोटल कर दूं और टेबल बना दूं तो वो बन गया मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, तो मार्केट डिमांड शेड्यूल refers to tabular statement showing various quantity of a commodity that all the consumers are willing to buy at various level of price during a given period of time। ठीक है, इट इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जितना भी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है सभी को अगर हम टोटल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल भी कैन बी एक्सप्रेस्ड एट DM equals to डिमांड शेड्यूल ऑफ मार्केट इक्वल्स टू डिमांड ऑफ A प्लस B प्लस C D E F, जितने हैं सभी को हम टोटल कर देंगे। Where DA is the market demand and DA, DB, DC the individual demand of household A, household B and से DM होगा। ये DA नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, DM। ठीक है, DM is the market demand schedule और A, B, C, D सबको हम लोग ऐड करते जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। अच्छा ये लाइन भी पढ़ी लेते हैं, कुछ भी नहीं फालतू का लिखा हुआ। लेट अस अज्यूम दैट A and B are two consumers for commodity X in the market। अब टेबल में उनका शो किया गया है, मैं डायरेक्टली टेबल में लेकर चलता हूं। ये रहा, देखो प्राइस दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है सभी का। ठीक है, प्राइस दिया हुआ है 5 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए। मिस्टर ए का डिमांड, मिस्टर बी का डिमांड,
ये अगर मैं टेबल सिर्फ यहां तक बनाता तो ये पोर्शन को हम क्या बोलते, ये पोर्शन को हम बोलते इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जब किसी एक इंसान के डिमांड को हम टेबल में बनाएंगे उसे हम बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जब सभी का टोटल कर देंगे ए प्लस बी, मार्केट में दो ही लोग हैं, अगर ज्यादा होते तो सभी का टोटल करता, तो सभी का जब टोटल कर देंगे तो वो बन जाएगा हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्लियर है बात? तो इंडिविजुअल को मार्केट में कन्वर्ट करना है तो सभी इंडिविजुअल को टोटल कर दो, मार्केट को इंडिविजुअल में कन्वर्ट करना है तो पर्सन वाइज अलग अलग डिवाइड कर दो, बात खत्म। तो हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल के बारे में समझ लिए। सबको उम्मीद है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो पहले हम पढ़े डिमांड फंक्शन के बारे में, फिर हम पढ़े डिमांड शेड्यूल के बारे में। डिमांड फंक्शन दो प्रकार का होता है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। डिमांड शेड्यूल भी दो प्रकार का होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब तीसरा टॉपिक हमारा आज का और आखिरी टॉपिक, डिमांड कर्व। अब ये डिमांड कर्व क्या होता है? देखो, हम टेबल बनाए थे डिमांड शेड्यूल में, जब उस टेबल को हम डायग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, टेबल से डायग्राम करना बचपन में सिखाते थे स्टैटिस्टिक्स में, अब तो तुम बीकॉम में आ चुके हो, अगर फिर भी नहीं आता तो मैं सिखा दूंगा तुम्हें। तो जब हम टेबल को डायग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो बन जाता है कर्व। ठीक है, देखो जो हम टेबल पढ़े थे इंडिविजुअल के केस में, मैं उसको क्या किया, डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। 5 रुपए के प्राइस पर 1 यूनिट का डिमांड, 4 रुपए के प्राइस पर 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, सभी को मैं करके एक डायग्राम बना दिया। इस डायग्राम को मैं क्या बोलूंगा, डिमांड कर्व बोलूंगा, क्योंकि जब टेबल को हम डायग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं तो डायग्राम को बोलते हैं हम कर्व। ठीक है, तो ये है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल. It is the locus of all the points showing various quantity of a commodity that a consumer is willing to buy at various level of price during a given period of time, assuming no change in other factors. बेसिकली बार बार डिमांड का डेफिनेशन लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। डिमांड शेड्यूल को जब हम कर्व में कन्वर्ट कर देते हैं, जब हम डायग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा डिमांड कर्व। ठीक है, इट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप। ये इनवर्स क्या होता है मैं समझाऊंगा तुम्हें। देखो, प्राइस और क्वांटिटी, डिमांड के केस में क्या होता है, प्राइस और डिमांड जो होता है वो इनवर्सली रिलेटेड होता है। इनवर्सली रिलेटेड का मतलब जब भी प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा, जब भी प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगा। तो ये है हमारा इनवर्स रिलेशनशिप। प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम होता है, प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ता है। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है। इट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी विद इट्स प्राइस कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। क्लियर है? ये हमें इनवर्स रिलेशनशिप को शो कर रहा है, क्योंकि हमें भी पता है जब भी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होता है, कम होता है। और इनवर्स रिलेशन को कैसे शो कर रहा है, जब भी कोई डायग्राम डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, देखो ऊपर से शुरू होकर नीचे खत्म हुआ, जब भी कोई डायग्राम डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा तो वो इनवर्स होगा, उसका रिलेशनशिप इनवर्स होता है। और जब भी कोई डायग्राम अपवर्ड स्लोपिंग होता है तो उसका जो डायग्राम, उसका जो रिलेशनशिप होता है वो डायरेक्ट होता है, वो इनवर्स नहीं होता है। तो अगर तुम बेसिक सा रूल समझना चाहो इकोनॉमिक्स के अंदर में, तो जब भी ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा तो इनवर्स रिलेशन होगा, रिलेशन क्या होगा, इनवर्स। और जब भी अपवर्ड स्लोपिंग होगा तो रिलेशन होगा डायरेक्ट। तो ये हमारा रिलेशनशिप के बारे में दिया गया है। ठीक है, डाउनवर्ड होने से इनवर्स, अपवर्ड होने से डायरेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक एक करके आते हैं। इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। डिमांड कर्व भी दो प्रकार का होता है, एक इंडिविजुअल और दूसरा मार्केट। जब हम इंडिविजुअल वाला जो टेबल था, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को कर्व में कन्वर्ट करते हैं तो वो बन जाता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और जब हम मार्केट डिमांड शेड्यूल को कर्व में कन्वर्ट करते हैं तो वो बन जाता है मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, आओ पहले बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व के बारे में। इंडिविजुअल डिमांड कर्व रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। द डिमांड कर्व DD स्लोप्स डाउनवर्ड ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, सेकंड मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल। जब हम मार्केट डिमांड शेड्यूल को ग्राफ में कन्वर्ट कर दें तो वो बन जाता है मार्केट डिमांड कर्व। इट इज ऑब्टेन्ड बाय हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व DM also slopes downward due to inverse relationship between price and quantity demand। आओ डायग्राम में सब समझ में आ जाएगा। देखो डायग्राम में देखो ध्यान से, ये A का था, ये B का था, ये है दोनों का मिलाकर।
ए का डाउनवर्ड स्लोपिंग था, बी का भी डाउनवर्ड स्लोपिंग था, दोनों को टोटल किए तो हमारा डीएम मतलब डाउनवर्ड डिमांड कर्व ऑफ मार्केट भी क्या बना, डाउनवर्ड स्लोपिंग बना। ठीक है, देखना मार्केट डिमांड कर्व डीएम आल्सो स्लोप्स डाउनवर्ड ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अब स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व होता है डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे फॉर्मूला है डेल्टा पी चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, जो मैं आगे जाकर पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक आएगा, जहां पर हम पूरे इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा आइडिया ताकि आगे का टॉपिक समझ में आए, फिर हम डिटेल में स्लोप को पूरा आगे जाकर कंप्लीटली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ करने वाले। स्लोप ऑफ कर्व इज डिफाइंड एज चेंज इन वेरिएबल ऑन द वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल ऑन द एक्स एक्सिस। फॉर्मूला है डेल्टा चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। बस इतना जान लो, हो गया। और ये जो स्लोप है ये होता है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, ये होता है नेगेटिव। तो ये जो स्लोप आएगा, इसका जो आंसर आएगा ये हमेशा माइनस में आएगा, इसीलिए ये नेगेटिव स्लोप बोला जाता है। जो कभी भी कोई डायग्राम अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है तो वो नेगेटिव स्लोप का होता है। नेगेटिव स्लोप मतलब जिसका स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है वो नेगेटिव है, और जिसका स्लोपिंग अपवर्ड है वो पॉजिटिव है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होता है, जब इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन होगा तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये बेसिक सा रूल है, और ये आगे आगे जाकर जैसे जैसे तुम इकोनॉमिक्स को और अच्छे तरीके से पढ़ते जाओगे तुम्हें समझ में आता जाएगा। क्लियर है बात। आज हम बहुत सारा टॉपिक पढ़ लिए, डिमांड फंक्शन के बारे में पढ़े, हम डिमांड शेड्यूल के बारे में पढ़े, हम डिमांड कर्व के बारे में पढ़े। तीनों टॉपिक लेकिन छोटा छोटा था, तो इसीलिए फटाफट हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो थोड़ा सा बड़ा है। लॉ ऑफ डिमांड को हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो एक बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में पूरे डिटेल में शुरू करेंगे। ठीक है, पूरे चैनल के साथ जुड़े रहना, हम आखिरी तक सब कुछ तुम्हें पढ़ाएंगे, हर प्रकार का सपोर्ट हम तुम्हें प्रोवाइड करेंगे बीकॉम के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।